अगर हम लोग डेवॉप्स की बात करें, एक्चुअल में डेवॉप्स है क्या? तो डेवॉप्स इज नथिंग, जस्ट एक जॉब प्रोफाइल का नेम है। आप डेवॉप्स में जाकर जो काम करते हैं, ये काम आप पहले भी करते थे। बट पहले इस काम का कोई भी जॉब प्रोफाइल नहीं था, बट अभी इसको एक जॉब प्रोफाइल का नेम दे दिया गया। जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है, अगर कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जहाँ पे सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट होता है, तो उन्हें नंबर ऑफ अपने सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुली डेवलपमेंट करके अपने कस्टमर तक डिलीवर करने का जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को पहले इंडिविजुअल सिंगल सिंगल स्टेज पे अलग अलग डिपार्टमेंट के से काम करते थे। बट आजकल क्या हो गया है, सारा एक दूसरे से इकोसिस्टम से कनेक्ट हो गया है, और एक ऐसा पर्सन होता है जिसको सारा आइडिया होता है चीजें चल कैसे रही है। तो आपको डेवॉप्स समझने के लिए सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि पहले क्या मेथड था सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने का, और अब क्या मेथड है सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने का। अगर ये दोनों के बीच में डिफरेंशिएट आपको पता चल गया, तो आपको क्लियर हो जाएगा लिनक्स क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, एडब्ल्यूएस क्या है, जोर क्या है, डॉकर क्या है, कुबरनेटिस क्या है, टेराफॉर्म का यूज क्या है, गिट का यूज केस क्या है, जेनकिंस क्या है, सीआईसीडी क्या है, जो डेवॉप्स क्या है। तो हमें अपने कोर्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में ये सेट करना चाहिए कि हम जिस चीज की ट्रेनिंग कर रहे हैं, उस चीज की ट्रेनिंग का यूज क्या है इंडस्ट्री में। अगर हमने उसको कंप्लीट किया, तो हमारा किसी कंपनी में अगर सिलेक्शन होता भी है, तो हमारा एक्चुअल में काम क्या हो। तो मैंने आपसे एक ही लाइन पहले बोली कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहले भी होते थे और आज भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट होते हैं, बस चेंजेस कहाँ पे आया, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का जो मेथड है वो चेंज हो गया बस। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल्स आपके सामने रखूं पर्सनल लाइफ को लेके, तो एग्जांपल जस्ट लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि पहले भी हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाना होता था, और आज भी हमें एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाना होता है। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले अगर हम लोग देखें, हमें अगर एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन में जाना है, तो हम लोग मेथड क्या यूज करते थे, वे क्या यूज करते थे, जब हमारे पास कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, जब हमारे पास एरोप्लेन की टेक्नोलॉजी नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं था, शिप नहीं था, व्हीकल नहीं थे, ट्रेन नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, हम लोग क्या करते थे, वॉक करके जाते थे, राइट। फिर साइकिल आया, मोटरसाइकिल आया, कार आया, और आजकल कितनी सारी टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं कि आप फ्लाइट के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो, आप हेलीकॉप्टर के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो, आप ड्रोन के थ्रू ट्रेवल कर सकते हो, आने वाले टाइम में ड्रोन आ जाएगा। तो ठीक वैसा ही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे ह्यूमन को क्या होता है, बेनिफिट्स होते हैं, ह्यूमंस के टाइम सेव होता है। तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पहले भी होते थे और आज भी होते थे। पहले सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के मेथड जो थे, सारा कुछ मैनुअल था। हर कुछ मैनुअल जब था, तो वहां पर डिपार्टमेंट ऐसा होता था कि सबके पास वर्कलोड इतना होता था कि किसी को भी किसी दूसरे डिपार्टमेंट से कोई लेना देना नहीं होता था, दूसरे स्टेज से कोई लेना देना नहीं होता था। बट आज ऐसा नहीं है। आज हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के बाद आगे के जो प्रोसेस होते हैं, ये सब हम लोग ऑटोमेशन टूल के थ्रू कर रहे होते हैं अपने काम को। और जब ऑटोमेशन टूल जहां पे काम करता है, वहां पर ह्यूमंस का 90% काम खत्म हो जाता है। जहां पर टेक्नोलॉजी काम करती है, जहां पे टूल्स काम करते हैं, वहां पर ह्यूमन का 90% काम खत्म। सिर्फ 10% उनका काम रहता है, क्योंकि 90% टूल कर रहा होता है। वो 10% जॉब भी क्या होता है कि उस टूल को कॉन्फ़िगरेशन करना, उस टूल्स की मॉनिटरिंग करना, उस टूल्स को देखना कि प्रॉपर वे पे चल रहा है, उस टूल्स पे कमांड देना कि ये टूल मेरे अकॉर्डिंग काम करे। बस 10% का जॉब है बस। तो इंडस्ट्री ने जब देखा कि अगर सारा कुछ टूल कर रहा है, पहले ह्यूमंस कर रहे थे तो हायरिंग होती थी। हायरिंग कैसे होती थी, हर एक स्टेज के लिए नेटवर्क का बंदा अलग हायर करना,
इंफ्रास्ट्रक्चर का बंदा अलग हायर करना, ओएस का बंदा अलग होगा, सबका बंदा अलग होता था। लेकिन जहां पे टूल आ गए तो 90% टूल काम करना है, 10% ह्यूमंस को काम करना है। तो इंडस्ट्री ने बोला कि ऐसे ही लोगों को हायर करो जो एटलीस्ट, अगर हम उसे हायर करते हैं उसका वर्किंग टाइम अगर 9:30 to 6:30 है, 8 आवर्स का, तो 8 आवर्स को यूज करो, उसको इंगेज करके रखो। पहले भी इंगेज रहता था, बट पहले क्यों इंगेज रहता था? क्योंकि पहले आपके पास टूल्स नहीं थे, एक टेक्नोलॉजी में आप एक बंदा काम कर रहा है सुबह से शाम तक, बिजी है उसमें, तो वो तो वैसे भी इंगेज है, आप उसे दूसरा काम असाइन नहीं कर सकते। लेकिन जब टेक्नोलॉजी आई तो टेक्नोलॉजी से 90% काम करना स्टार्ट किया, 10% ह्यूमंस का काम है। तो लोग, कंपनी ने बोला कि ऐसे बंदे हायर करो जो एटलीस्ट 8 से 10 टूल्स को चलाना आता हो, 8 से 10 टूल्स को मैनेज कर सकता है, 8 से 10 टूल को यूज कर सकता है, 8 से 10 टूल्स की नॉलेज हो। तो उससे क्या होगा कि अगर दिन भर में, पूरे दिन में 9:30 to 6:30 अगर उसका जॉब है, और अगर ऑफिस आता है एक टूल पे अगर 1 घंटे या 45 मिनट एक दिन में दे रहा है, तो 8 से 10 टूल अगर उसके पास होंगे तो एटलीस्ट वो 6-7 घंटे इंगेज रहेगा हमारे काम के साथ। तो ये हुआ। लेकिन कंपनी के साथ एक चैलेंज ये आया कि पहले तो हमने जो जॉब प्रोफाइल बनाई थी वो जॉब प्रोफाइल ये थी कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की हमें नीड है, हमें ओएस एडमिनिस्ट्रेटर की नीड है, हमें फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर की नीड है। लेकिन आप जॉब प्रोफाइल का नाम क्या रखोगे? तो आपने ये तो देख लिया कि इतने सारी टेक्नोलॉजी जिसको आनी चाहिए उसको हायर करेंगे, बट अब कंपनी ने बोला कि जॉब प्रोफाइल का नाम क्या रखें, तो कंपनी ने बोला जॉब प्रोफाइल का नाम रखा डेव ऑप्स। क्या रखा जॉब प्रोफाइल का नाम? डेव ऑप्स। अगर आप डेव को अलग कर दें, ऑप्स को अलग कर दें, तो इसका मतलब क्या निकल के आता है? डेव का मतलब होता है डेवलपमेंट, ऑप्स का मतलब होता है ऑपरेशन। क्या? डेवलपमेंट, ऑप्स का मतलब हुआ ऑपरेशन। क्या हुआ? ऑपरेशन। और यही दो चीज होती हैं, जहां पर भी सॉफ्टवेयर बन रहा होगा वहां पे ये दो चीज हो रही है, डेवलपमेंट और ऑपरेशन। डेवलपमेंट की टीम डेवलपमेंट करेगी, ऑपरेशन की टीम क्या करेगी? उसे डिलीवर करने का काम करेगी। कोई भी सॉफ्टवेयर बना तो उसको डिलीवरी करना पूरा। तो डेवलपमेंट और ऑपरेशन को कंबाइन कर दिया गया, क्योंकि आज का डेवलपमेंट भी टूल्स कर रहे हैं, और ऑपरेशन के तो मैक्स सारे के सारे टूल्स, ऑपरेशंस वाला जो वर्क है सारा काम टूल्स कर रहे हैं। डेवलपमेंट तो फिर भी डेवलपर्स को आज कोडिंग करनी पड़ती है, बट ऑपरेशंस वाले को तो कुछ भी नहीं करना, सारा का सारा काम टूल्स के थ्रू हो रहा है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पे? पहले क्या होता था, डेवलपमेंट्स, जो डेवलपर्स होते थे उनको क्या प्रॉब्लम्स होती, तो ऑपरेशंस को क्या प्रॉब्लम्स होती, ये प्रॉब्लम्स फेस सुनो पहले। डेवलपमेंट्स को प्रॉब्लम ये होती थी, डेवलपर्स ने क्या किया, यहाँ पर एक डेवलपर था, उसने अपने सॉफ्टवेयर को बनाया, फॉर एग्जाम्पल एक सॉफ्टवेयर की कोडिंग की। अब डेवलपर को क्या चाहिए? उन्होंने जो सॉफ्टवेयर बनाया उस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग करनी, उन्हें सॉफ्टवेयर की क्या करनी है? टेस्टिंग करनी है। तो सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग के लिए उन्हें एनवायरनमेंट चाहिए। क्या चाहिए? एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो भी डेवलपर्स कोई भी सॉफ्टवेयर बनाएगा वो सॉफ्टवेयर किसके बना रहा है? तो कहाँ पे थे हम लोग? डेवलपमेंट। तो डेवलपर्स क्या करता है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर की कोडिंग करता है, सॉफ्टवेयर की कोडिंग करने के बाद सॉफ्टवेयर परफेक्ट तरीके से डिजाइन हुआ है या नहीं हुआ है, उसकी टेस्टिंग करने के लिए उनको इन्वायरमेंट चाहिए। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर जो चलेगा, रन होगा, वो कौन से ओएस के ऊपर होगा। तो डेफिनेटली ये पहले डेवलपर्स को ये चीज देखनी होती है कि उसके जो क्लाइंट्स हैं इंटायर दी वर्ल्ड में, वो डिवाइसेस कौन सा यूज कर रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। तो डेफिनेटली अगर आप सर्वे करते हैं तो पूरे वर्ल्ड के अंदर 70% से ज्यादा लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं।
विंडोज 10 यूज करता है, कोई 11 यूज करता है, कोई विंडोज 10 के अंदर ही वर्जन होते हैं, कोई डिफरेंट वर्जन को यूज करते हैं। कई लोग एंड्रॉइड यूज करते हैं, कई लोग मैक यूज करते हैं, कई लोग उबंटू यूज करते हैं, कई लोग लिनक्स यूज करते हैं, कई लोग एप्पल का आईओएस यूज करते हैं। तो डेवलपर्स क्या करता है, डेवलपर जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएगा तो ये चीज ध्यान रख के बनाएगा कि ये सॉफ्टवेयर हर एक प्लेटफॉर्म के लिए डिजाइन करेगा। तो जब भी डेवलपर सॉफ्टवेयर बनाता है तो सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सॉफ्टवेयर को सक्सेसफुल फाइनल रिपोर्ट देने से पहले उसकी टेस्टिंग कर ली जाए। ऐसा ना हो कि हमने सॉफ्टवेयर बनाया और सीधे हमने रिपोर्ट दे दिया अपने ऑपरेशन टीम को कि सॉफ्टवेयर परफेक्ट है और वो डिलीवरी करने जाए तो डिलीवरी के टाइम पे इशू क्रिएट हो जाए, नहीं। तो डेवलपर्स क्या करते हैं, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, कंपनी के अंदर एक सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर एक जॉब प्रोफाइल पहले होती थी। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का काम ये होता था कि किसी भी आपके ऑफिस के अंदर, आपके डेटा सेंटर के अंदर किसी भी डिपार्टमेंट को, किसी को भी अगर कंप्यूटर्स की नीड है, सर्वर्स की नीड है, तो वो सर्वर्स और कंप्यूटर्स उसे प्रोवाइड करना। तो ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के पास आते थे, उनसे रिक्वेस्ट करते थे कि हमें एक मशीन चाहिए, ये कॉन्फ़िगरेशन का चाहिए, इसमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, ये वर्जन होना चाहिए। उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, अपना टेस्टिंग करेंगे। तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर उनसे क्रॉस क्वेश्चन करता था कि मशीन कितने दिन के लिए चाहिए, किस लिए चाहिए, क्या पर्पस के लिए चाहिए, फिर अप्रूवल का प्रोसेस। तो एक डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जब टेस्टिंग करने की बारी आती थी तो उनको मशीन नहीं मिल पाता, तो मशीन की वजह से क्या होता था, डिले हो जाता था। और जब डिले होता था तो कंपनी को लॉस होता था, क्योंकि सॉफ्टवेयर का नया वर्जन रिलीज करने में टाइम लगता था। ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी डेवलपमेंट को। और ऑपरेशंस टीम को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी, सुनो। ऑपरेशंस टीम को प्रॉब्लम ये फेस करनी पड़ती थी कि डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर बना के दे दिए, अब ऑपरेशंस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसे कस्टमर तक डिलीवर कराना। अब कोई भी कस्टमर सॉफ्टवेयर बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट को अगर एक्सेस करने आता है तो वो किसी पोर्टल के थ्रू एक्सेस करता है। किसके थ्रू, किसी पोर्टल्स के थ्रू। लाइक अगर हम लोग एग्जांपल्स अगर हम लोग बात करते हैं, फ्लिपकार्ट की बात करते हैं, तो अगर किसी को भी कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहा है तो आप फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पे जाते हो तो बैकएंड में उनका वेब सर्वर चल रहा होगा। आप फ्लिपकार्ट में जाके कोई सामान बाय करते हो तो आप अपना डेटा इंफॉर्मेशन लिखते हो, डेटा टाइप करते हो, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, प्रोडक्ट नेम, एज, फैक्टर, कलर, ये सब जब आप डेटा फिल कर रहे होते हो तो ये डेटा फिल का जो ऑपरेशंस है वो बैकएंड में किसी एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा होता है जो उन्होंने किसी सर्वर पे रखा है इंस्टॉल करके। और एक्चुअल में जब आप डेटा को सबमिट करते हो तो डेटा उनके डेटाबेस में जाके स्टोर होता है, राइट। किसी डेटाबेस में जाके स्टोर होता है। तो ऑपरेशंस टीम की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बनाया उसको प्रॉपर उस सर्वर पे डिप्लॉय करना है, जिस सर्वर पे क्लाइंट वेबसाइट के थ्रू जिस सर्वर पे लैंडिंग करेगा। तो अब कई बार ऐसा होता है कि आप एक डेटाबेस सर्वर तो आप कभी रखोगे नहीं, एक एप्लीकेशन सर्वर नहीं, एक वेब सर्वर नहीं, आप नंबर ऑफ सर्वर्स रखोगे। क्यों नंबर ऑफ सर्वर्स रखोगे, क्योंकि आपके क्लाइंट्स पूरे वर्ल्ड वाइड है। अगर एक एक सर्वर रखोगे तो एक सर्वर पे लोड बढ़ेगा, वो 100-200 क्लाइंट पे आपका नेटवर्क ठप हो जाएगा। आप ऐसा सेटिंग लगा के रखोगे कि यार एटलीस्ट थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स होंगे आपके वेब सर्वर सीरीज के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स आपके होंगे एप्लीकेशन सीरीज के अंदर, थाउजेंड्स ऑफ सर्वर्स होंगे आपके डेटाबेस सीरीज के अंदर। फ्रंट एंड में आप लोड बैलेंसर्स रखोगे, तो आप लोड बैलेंसर्स के आगे आपका डीएनएस होगा। तो आपका क्लाइंट आपके डीएनएस के थ्रू आएगा। लाइक आप अपने क्लाइंट्स को अपना अपना डोमेन नेम का यूआरएल दोगे। लाइक आपका कंपनी मान लो xyz.com है, तो आप ऐसा एक डोमेन बाय करोगे लाइक xyz.com नाम का। देन आप वेबसाइट लिंक अपनी ऐसे बनाओगे www.xyz.com। इस पे आपका क्लाइंट हिट करेगा, वहां से लैंडिंग करेगा लोड बैलेंसर में, लोड बैलेंसर से वेब सर्वर पे आएगा, वेब सर्वर से ट्रैफिक जाएगी एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन से ट्रैफिक जाएगी डेटाबेस पे। ये पूरा फ्लो बनता है। तो ये जो फ्लो तैयार करने का जो जॉब होता है ये ऑपरेशन टीम के पास होता है।
पूरा का पूरा। फिर उसके बाद कंपनी ये भी देखती है कि ये तो हमने अपना पूरा फ्लो तैयार करके दे दिया, अब कल को अगर ये सेटअप हमारा कुछ नेचुरल डिजास्टर होने की वजह से करप्ट हो जाता है, क्रैश हो जाता है, तो हमारे पास रिकवरी प्लान क्या है। तो फिर कंपनी इसकी रिकवरी प्लानिंग करती है, डिजास्टर रिकवरी सेटअप करती है कि कल को ये डाउन हुआ तो हमारा जो ट्रैफिक है दूसरे डेटा सेंटर के साथ माइग्रेट होना चाहिए। फिर ये भी मैटर करता है कि ये सारा सेटअप आप ऑन प्रेमिसेस में लगा रहे हैं तो आपका कॉस्ट बहुत हाई जाएगा। ये सारा सेटअप लगाने में भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स काम करते थे। लाइक मान लो अगर 5,000 आपके वेब सर्वर में, 5,000 एप्लीकेशन में, 5,000 आपके डेटाबेस है, तो ये 15,000 सर्वर्स हो गया। और 15,000 सर्वर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए आपको नेटवर्किंग आना चाहिए। तो कंपनी के अंदर एक जॉब की हायरिंग होती है, नेटवर्क इंजीनियर, जिनको प्रोफाइल पे CCNA, CCNP, CCI ये नॉलेज होनी चाहिए। वो नेटवर्किंग हैंडल करते हैं। फिर 5,000 सर्वर्स हैं, 5,000 सर्वर्स के ऊपर आप एक 15,000 सर्वर्स के ऊपर आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम लोड कर रहे हो, या तो लिनक्स लोड कर रहे हो या विंडोज, जो भी लोड करोगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी बहुत सारे डेली बेसिस के इश्यूज आते हैं। तो ओएस एडमिनिस्ट्रेटर हायर करती थी कंपनी। फिर बाद में देखता था कि इनका 15,000 सर्वर्स एक दिन में टेराबाइट ऑफ डेटा जनरेट कर रहे हैं, तो डेटा मैनेज करने के लिए स्टोरेज की टीम हायर करती थी कंपनी। इनका बैकअप रखना है तो बैकअप की टीम। तो पहले इस टाइप से जॉब प्रोफाइल आता था। बट आज अगर आप देखो तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम आज रिकवर होने के ऑटोमेशन टूल आ चुके हैं। मतलब कंपनी को अब इस चीज की टेंशन ही नहीं लेनी होती कि ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हुआ तो आगे क्या करना। पहले लेनी पड़ती थी, पहले आपके पास ऑप्शंस नहीं थे। ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट होता था, मैनुअल उसके अंदर लॉग इन करके ठीक करते थे, जिसको हम लोग ओएस ट्रबल शूटिंग बोलते हैं। पहला आपका एक सर्वर चल रहा है, सर्वर के अंदर बूटिंग की फाइल करप्ट हो गई, परेशान हो जाते थे लोग, यार फॉर्मेट नहीं कर सकते, वो बूटिंग की फाइल रिकवर करके ही चालू करना। बट आज टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आज ऑटोमेशन लगा हुआ है। कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ भी बग आता है, वो तुरंत उसकी जगह नया ऑपरेटिंग सिस्टम विद इन अ सेकंड आ जाएगा सेम एप्लीकेशन के साथ। तो जब ये रिकवरी आपको मिल रही है विद इन ए सेकंड, तो हम क्यों अपना दिमाग खफा करने जाएंगे कि उस पर ट्रबल शूटिंग करें। कंपनी बोलती है इसको स्किप करो, जरूरत ही नहीं है। समझ आ रही है मेरी बात? आप सबको एक बार मेरे को कंफर्म करते हैं। किसी को डाउट तो नहीं है? ठीक है। तो ये सारा चीज होना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे टेक्नोलॉजीज को और आगे लेके गया। टेक्नोलॉजीज पहले देखा गया कि हम लोग फिजिकल सर्वर्स रख रहे हैं। फिजिकल सर्वर्स पे के ऊपर जब हम लोग काम करते थे, तो फिजिकल सर्वर्स हमारे रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे थे। लाइक अगर मैं छोटा सा एक बात करूं कि डेवलपमेंट की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, ऑपरेशंस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, तो क्या हुआ कि डेवलपर्स आज के टाइम पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को ये रिक्वेस्ट करने नहीं जाते कि आप हमें ये प्लेटफॉर्म दो, हमें एप्लीकेशन की टेस्टिंग करें, कभी नहीं जाते आज के टाइम। डेवलपर्स को क्या बोला जाता है कि आप अपने स्किल्स में डॉकर की नॉलेज ऐड करो। डेवलपर्स अपने स्किल्स में डॉकर की एडवांस नॉलेज लेता है, और डॉकर की एडवांस नॉलेज लेने के बाद डेवलपर्स डॉकर के थ्रू अपने ही, जहां पर वो डेवलपमेंट कर रहा होता है वहीं पे वो अपना एक छोटा सा कंटेनर डिप्लॉय करता है, और उस कंटेनर के ऊपर अपनी लाइट वेट इमेज रन करता है, विंडोज की, लिनक्स की, जो भी है, और उसके ऊपर अपना एप्लीकेशन खुद से सेल्फ टेस्ट कर लेता है। तो कहा जाता है कि डेवलपर्स को क्या चाहिए, इस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, डॉकर्स की। अब डेवलपर्स ने अपना लोकल इन्वायरमेंट में टेस्टिंग तो कर ली, परफेक्ट चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि डेवलपर्स ने अपने लोकल इन्वायरमेंट में टेस्टिंग कर ली, सब कुछ सक्सेसफुल है, लेकिन जब वो ऑपरेशन टीम को हैंडओवर करता है अपना सॉफ्टवेयर,
ऑपरेशन टीम एक बिग इन्वायरमेंट में डिप्लॉय करती है। बिग इन्वायरमेंट का मतलब होता है डेवलपर ने अपने एक लोकल होस्ट पे एक कंटेनर पे चलाया, लेकिन ऑपरेशन टीम में क्या होता है 15,000 सर्वर पे वो परफेक्ट तरीके से टेस्टिंग होनी चाहिए। ऐसा एक इन्वायरमेंट चाहिए प्रोडक्शन साइड से। वहां पर सॉफ्टवेयर पे प्रॉब्लम आ जाती है, दोनों के बीच में फाइट होती है। ऑपरेशन टीम बोलती है डेवलपर को कि आपने केस में बग है, और डेवलपर्स कहता है कि मैंने तो अपना टेस्टिंग किया, सब कुछ परफेक्ट है। तो फिर डेवलपर को कहा गया कि आप ऐसा कुछ अपने स्किल्स में ऐड कर लो। वर्क क्यों जा रहा है? Recording in progress. सॉरी। ऑपरेशंस, तो डेवलपर को कहा गया कि आप अपने स्किल्स में ऐसा कुछ ऐड कर लो कि ऑपरेशंस टीम जिस तरीके से ऑपरेशंस कर रही होती है, जिस तरीके से वो डिलीवरी करते हैं, वो डिलीवरी का एक छोटा सा स्टेज आप अपने लोकल ही इन्वायरमेंट में बनाकर आप इस तरीके से भी टेस्टिंग कर लो, तो उससे थोड़ा सा बेटर हो जाएगा। मेरा नेट चला गया था, मेरा नेट चला गया। कोई नहीं, मेरा नेट चला गया था, मैं वहीं पे ब्रेक हो गया था, उसके आगे कुछ नहीं बोला। अभी स्टार्ट हुआ तो ही बोलना स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो डेवलपर को कहा गया कि आप अपने स्किल्स में भी ऐसी टेक्नोलॉजीज को ऐड कर लो कि एक ऑपरेशन टीम जो बिग इन्वायरमेंट सेटअप करती है, आप उतना बड़ा बिग इन्वायरमेंट सेटअप तो मत करो, बट उसका एक 5% छोटा सा स्टेजिंग इन्वायरमेंट आप अपने लोकल पे बनाओ और वहां पे आप टेस्टिंग कर लो। तो आप वहां पे अगर ये टेस्टिंग कर लेंगे तो एटलीस्ट जब ऑपरेशन टीम जब उसे डिलीवरी करने जाएगी तो शायद ये इशू देखने को ना मिले। तो यहां पर क्या हुआ, पहले डेवलपर सिर्फ डेवलपमेंट करता था, पहले ऑपरेशन सिर्फ ऑपरेशन की चीज देखते थे, बट अब दोनों आपस में इन्वॉल्व होते हैं। मतलब और डेवलपर्स भी कुछ ऐसे स्किल्स अपने अंदर ऐड करता है जो ऑपरेशन टीम यूज करती है, और ऑपरेशंस वाले बंदे भी अपने अंदर कुछ ऐसे स्किल्स ऐड करते हैं जो डेवलपमेंट करते थे, जो डेवलपर्स करते थे। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? कंपनी के अंदर क्या हुआ, कंपनी ने सब कुछ चेंज कर दिया और बोला जैसे कंपनी के अंदर ये डेवलपर्स हैं, ये नंबर ऑफ डेवलपर्स हैं, ये डेवलपर्स सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट कर रहे हैं। कंपनी ने बोला कि जब भी आप डेवलपमेंट करोगे तो डेवलपमेंट करके आप क्या करो, ये एक सेंट्रलाइज रेपोजिटरी है, और कंपनी ने बोला कि आप अपने डेवलपमेंट करने के जो सोर्स कोड है वो आप यहाँ पे अपलोड कर दो, यहाँ पे अपलोड कर दो। तो ये क्या चल रहा है, ये लाइक आपका गिटहब चल रहा है, वर्जनिंग कंट्रोल सिस्टम, कुछ भी हो सकता है, गिटहब के अलावा और भी होते हैं। और हर डेवलपर के लैपटॉप में या डेस्कटॉप में क्या हुआ, गिट इंस्टॉल कर दिया गया। क्या किया? गिट इंस्टॉल, गिट इंस्टॉल। उसके बाद क्या हुआ, सारे डेवलपर्स अपने कोडिंग करते हैं और यहाँ पर गिटहब पर सेंट्रलाइज रेपोजिटरी में एक रेपोजिटरी क्रिएट कर दी जाती है, और वो रेपोजिटरी का एक्सेस इनको दे दिया जाता है। और ये क्या करते हैं, उस रेपोजिटरी में जब भी कोड में कोई चेंजेस करते हैं तो कमिट करके और अपने रेपोजिटरी में पुश कर देते हैं, तो रेपोजिटरी में आके सारे डेवलपर्स का कोड आके स्टोर हो जाता है। तो अगर एक सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने के लिए 1 मंथ लग रहा है, तो 1 मंथ तक का कोड यहाँ पे स्टोर हो रहा है। अगर कोड स्टोर हो गया, देन उसके बाद उस कोडिंग की
कोड की टेस्टिंग की जाती है, राइट? क्या होती है? टेस्टिंग होती है। तो टेस्टिंग किस लेवल की होती है कि डेवलपर्स ने जो सोर्स कोड राइट किया है, उस सोर्स कोड की टेस्टिंग, मतलब कि उसमें सिंटैक्स चेक किया जाएगा कि सिंटैक्स तो परफेक्ट है। ऐसा तो नहीं है कि इन्होंने बहुत लेंदी कोडिंग कर दी है, जो कि एक्चुअल में वो कोड, इन्होंने 1000 लाइन की कोडिंग की है बट वो कोड 100 लाइन में बन सकता था। तो ऐसा कुछ टेस्टिंग की जाती है। अभी टेस्टिंग कौन करता है? जो सीनियर डेवलपर्स होगा वो टेस्ट करेगा। क्या? सीनियर डेवलपर होगा वो टेस्टिंग करेगा। सोर्स कोड की जब टेस्टिंग हो जाती है देन उसके बाद उसको कंपाइल करने जाते हैं हम लोग। कंपाइलिंग, यहाँ पर एक सर्वर लगाया गया जिसके ऊपर कंपाइलिंग कर रहे हैं। अब यहाँ पे कंपाइलिंग चल रही है, बिल्डिंग चल रही है। कंपाइलिंग करने के बाद एक्चुअल में आपका सॉफ्टवेयर बन के आएगा। अब आपका सॉफ्टवेयर मान लो बन के आया .exe फॉर्मेट में, .rpm में, .iso में, जो भी है। अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पर क्या करोगे? अब आप यहाँ पे अपने इन्वायरमेंट लगाओगे। तो ये आपका एक इन्वायरमेंट हो गया, लाइक वेब सर्वर। आपने यहाँ पे 4 वेब सर्वर आपके हैं। यहाँ पे आपके, थोड़ा सा मुझे स्पेस कम है मेरे पास। यहाँ पे कंपनी ने लोड बैलेंसर रखा, यहाँ पे कंपनी ने डीएनएस रखा, यहाँ पे लोड बैलेंसर रखा, यहाँ पे लोड बैलेंसर रखा। राइट। तो अब ऑपरेशन टीम का काम यहां से स्टार्ट होता है। ये डीएनएस है, और मान लो अगर डीएनएस आपकी कंपनी का नाम XYZ है, तो डेफिनेटली है कि आप डीएनएस के अंदर एंट्री करोगे www.xyz.com, ये आप एंट्री करके रखोगे। और ये आपका इंटरनेट है, और यहाँ पे आपके सारे क्लाइंट्स हैं, वर्ल्ड में बैठे हुए हैं। ये आपके सारे क्लाइंट्स हैं, ये आपके सारे क्लाइंट्स। तो आपके क्लाइंट्स को सिर्फ क्या पता है? www.xyz.com, ये सारे अपने ब्राउजर पे ये हिट करेंगे। जब ये हिट करेंगे, ट्रैफिक कहाँ आएगी? इस लोड बैलेंसर में। इस लोड बैलेंसर से ट्रैफिक कहाँ जाएगी? वेब पेज पे। इन सर्वर पे वेब सर्वर रखे, वेब पेज चल रहा है। आपने 3 सर्वर्स क्यों रखे? क्योंकि एक वेब सर्वर हैंडल नहीं कर सकता, इसलिए आपने 3 रखे। कल को आप 300 भी रखोगे, 3000 पे जाओगे, 3 मिलियंस पे जा सकता है। क्योंकि आपके क्लाइंट्स, अगर हम गूगल्स की बात करें तो डेफिनेटली गूगल्स के बहुत सारे सर्वर्स होंगे। 1 मिनट मुझे देना, बस मैं 1 मिनट में आया। तो हम लोग ये कहाँ पे थे? ट्रैफिक कहाँ पे आएगी? ट्रैफिक आपका यहाँ आएगा, ठीक है। इस वेब सर्वर पे आएगी। वेब सर्वर से एप्लीकेशन सर्वर ये चल रहा है, एप्लीकेशन सर्वर पे ट्रैफिक डायरेक्ट नहीं जाएगी। यहाँ पर भी एक लोड बैलेंसर, यहाँ ट्रैफिक आएगी। और एप्लीकेशन से ट्रैफिक कहाँ जाएगी? डेटाबेस पे। डेटाबेस में भी डायरेक्ट नहीं जाएगी, एलबी लगा हुआ है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 3 टियर आर्किटेक्चर। कल को लोड के अकॉर्डिंग ये 3000
30,000 भी जा सकता है, कल को लोड के अकॉर्डिंग ये भी 30,000 जा सकता है, कल को लोड के अकॉर्डिंग ये भी 30,000 जा सकता है। ठीक है, तो ऑपरेशंस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स ने बनाया उसको इन सर्वर पे डिप्लॉय करना। क्या करना? मैंने क्या बोला कि ट्रैफिक का फ्लो यहां पर क्या बनेगा, सबसे पहले ट्रैफिक कहां आएगी, डीएनएस पे, डीएनएस से लोड बैलेंसर, ये लोड बैलेंसर कौन सा है, वेब का लोड बैलेंसर है, कहां का है, वेब का लोड बैलेंसर है, ये एप्लीकेशन एनवायरनमेंट का लोड बैलेंसर है, और ये डेटाबेस एनवायरनमेंट का लोड बैलेंसर। ट्रैफिक वेब के लोड बैलेंसर पे आएगी, वेब सर्वर पे डिस्ट्रीब्यूट जाएगा ट्रैफिक। अब वो लोड बैलेंसर का अपना सेटिंग होता है कि आप सेटिंग क्या यूज कर रहे हो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। आवाज नहीं आ रही क्या? हेलो, आवाज आ रही ना सबको? यस सर। ठीक है, वेब सर्वर जो होता है, वेब आपको वेब पेज सर्वर सर्व कर रहा होता है। एप्लीकेशन क्या होता है, जिसपे आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें ऐसे बताता हूं कि मान लो ये आपका है IRCTC, ठीक है। अब IRCTC का एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया होगा, एक ऐसा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है जिसपे आपका IRCTC का पूरा पेज ओपन होता है, जहां पे नंबर ऑफ सेक्शंस होते हैं कि आप यहां से ट्रेन को फाइंड कर सकते हो, यहां से बुकिंग कर सकते हो, यहां से कैंसिलेशन कर सकते हो, यहां। तो ये सारे सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया जाता है, ये हम जिस पे लोड कर देते हैं उस पे ये चीज रन होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सॉफ्टवेयर है, बट हम कभी भी किसी को भी सॉफ्टवेयर तक आने नहीं देते। हम क्या करते हैं, यहां पर एक सर्वर्स रखेंगे और यहां पर वेब सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे। हम क्या बोलेंगे, किसी का भी फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी इसके साथ बनेगा, देन उसके बाद हमने बोला कि आप यहां पे जाओगे। तो ये वेब सर्विस है जो वेब पेज सर्व कर रहा है, और ये एप्लीकेशन सर्वर हो गया। ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए पहले, अगर नहीं पता तो इंटरव्यू में बहुत दिक्कत होगी। क्लियर हो गया अभी? सबको क्लियर है? ठीक है, तो ट्रैफिक का ये फ्लो बनता है। तो अब ऑपरेशंस टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जो, बोलो क्या बोल रहे हो? हेलो, क्या? हेलो, कोई कुछ बोल रहा है क्या? तो एप्लीकेशन ऑपरेशन टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है इन सॉफ्टवेयर को यहां पे डिप्लॉय करना। जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन से रिलेटेड है वो यहां डिप्लॉय करना, जो सॉफ्टवेयर डेटाबेस से रिलेटेड है, लाइक डेटाबेस में भी तो बहुत सारे आपको चेंजेस करने पड़ते हैं, वर्जन अपग्रेड करने पड़ते हैं, वो यहां पे डिप्लॉय करना। और वेब सर्विस से रिलेटेड कुछ चेंजेस है तो आपको यहां डिप्लॉय करना। तो अगर आपके पास 30,000 सर्वर है, 30 कितना हो गया टोटल आपके इन्वायरमेंट में? 90,000 सर्वर है। 19,000 सर्वर मतलब 19,000 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर एक ऑपरेशन की टीम 1-to-1 करती है, टू मच टाइम। 1-to-1 में बहुत टाइम। अगर आपके पास मान लो 200 ऑपरेशंस के बंदे हैं, फिर भी बहुत टाइम है, 5 to 6 मंथ लगेगा। तो कंपनी क्या करती थी, स्क्रिप्टिंग यूज करती थी। पहले क्या करती थी, स्क्रिप्टिंग के थ्रू सॉफ्टवेयर को यहां पे डिप्लॉय करती थी। अब आज के टाइम पे स्क्रिप्टिंग रिप्लेस होके बहुत सारी चीजें आ गई, ऑटोमेशन टूल आ गए, सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट टूल आ चुके हैं। तो कंपनी यहां पर एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट टूल लगाती है और सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट टूल के थ्रू डिप्लॉयमेंट करती है। सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट टूल ऐसा होता है कि आप काइंड ऑफ, अगर हमारा जो वेब सर्वर चल भी रहा है 30,000, तो ये किसी न किसी एक नेटवर्क से बिलोंग करता होगा, ये किसी न किसी एक नेटवर्क से बिलोंग करता होगा, ये डेटाबेस किसी न किसी नेटवर्क से बिलोंग करता होगा।
तो हम डिप्लॉयमेंट सर्वर पे आते हैं और वहां पर अपना एप्लीकेशन रखते हैं और उसको बता देते हैं कि आप इस नेटवर्क वाले मशीनों पे जाके डिप्लॉयमेंट कर दो, तो हो जाता है विद इन 5 मिनट डिप्लॉयमेंट करके आ जाता है पैरेलल सारे सर्वर पे। तो सारे सर्वर पे क्या होता है, पैरेलली डिप्लॉयमेंट आपका हो जाता है। तो जब सारे सर्वर में पैरेलल आपके डिप्लॉयमेंट हो जाते हैं तो बेनिफिट्स क्या होते हैं कि विद इन आवर्स आपने वेब सर्विस में डिप्लॉयमेंट कर दी, विद इन आवर्स आपने डेटाबेस पे कर दी, विद इन आवर आपने एप्लीकेशन में कर दी। तो जब भी डेवलपर्स अगर कोई सॉफ्टवेयर का नया वर्जन रिलीज करता है तो उस चीज को डिप्लॉयमेंट करने के लिए आप 6 महीने आप नहीं लेते हो, सेम डे आपका काम होता है। ये बेनिफिट है ऑटोमेशन टूल। डीएनएस लोड बैलेंसर मशीन, ये इन्वायरमेंट पहले ऑन प्रेमाइसेस में बनते थे। ऑन प्रेमाइसेस में बनने का मतलब होता है कि आप डेटा सेंटर बनाने में ही आपके 4 to 6 मंथ लग रहे हैं और अपफ्रंट कॉस्ट भी आपके लग रहे हैं। एक डेटा, अगर मैं 90,000 सर्वर्स की बात करूं, फिर उनको कनेक्टिविटी करने के लिए स्विच, राउटर, फायरवॉल सबकी बात करूं तो एटलीस्ट कम से कम 10 करोड़ रुपीस मुझे चाहिए, अपफ्रंट कॉस्ट 10 करोड़। बट आज के टाइम पर आपको अपना डेटा सेंटर लगाने की जरूरत नहीं है। क्लाउड प्रोवाइडर क्या बोलते हैं, आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आओ, हम आपको ये सारी चीजें ऐसा वर्चुअली प्रोवाइड करेंगे और आपसे कोई भी अपफ्रंट कॉस्ट नहीं लेंगे, आप सिर्फ हमें यूज के पैसे देना। तो अब क्या हुआ, चीजें रिप्लेस होती गई। ऑन प्रेमाइसेस में डेटा सेंटर अब नहीं लगते, अब क्लाउड पे लगते हैं। तो क्लाउड पे लगाने के लिए क्या चाहिए, ऑपरेशन टीम को नॉलेज होना चाहिए एडब्ल्यूएस पे कैसे डेटा सेंटर लगता है, एडब्ल्यूएस में कौन सा रिसोर्सेस कब यूज होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि डेवऑप्स इंजीनियर के स्किल्स में डिप्लॉयमेंट टूल होना चाहिए और एडब्ल्यूएस होना चाहिए, या एडब्ल्यूएस या एजोर या जीसीपी। बट मोस्ट पावरफुल क्लाउड प्रोवाइडर कौन है आज के टाइम पे, एडब्ल्यूएस। तो इसीलिए एडब्ल्यूएस मांगा जाता है। इसीलिए हमारे कैरिकुलम में भी क्या है, हमारे कोर्स का नाम क्या है आपको पता है। अब क्या बात होती है, एडब्ल्यूएस ने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया, वीएम्स आपको प्रोवाइड किए, बट कुछ दिनों के बाद मार्केट में क्या आया कि आप अगर जहां पे आप 30,000 यूज कर रहे हो सर्वर, आप 90,000 सर्वर यूज कर रहे हो, क्या ये सर्वर को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग? अगर सर्वर रिड्यूस हो गया तो कॉस्ट बच जाएगा, बट सर्वर रिड्यूस नहीं कर पाते थे क्योंकि हमारे क्लाइंट उतने हैं। तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी आई जो सर्वर को रिड्यूस कर दिया, सर्वर का भी रिप्लेसमेंट हो गया। अब वो टेक्नोलॉजी क्यों आई मैं आपको बता देता हूं। मान लो अगर मेरे पास कोई एक एप्लीकेशन है, मेरे पास अगर कोई एक एप्लीकेशन है, तो आप अभी कभी थोड़ा अगर आपको टेक्निकल नॉलेज होगा पहले से, अगर नहीं है तो आज मैं आप लोगों को डिलीवर करूंगा ही पूरे क्लास के अंदर। कोई भी एप्लीकेशंस को रन होने के लिए, कोई भी एप्लीकेशंस को रन होने के लिए क्या चाहिए, एप्लीकेशन को रन होने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। लाइक एप्लीकेशन को रन होने के लिए बाइनरी सेल होना चाहिए और लाइब्रेरी, ये 3 चीज चाहिए कोई भी सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, बाइनरी सेल लाइब्रेरी। लेकिन बाइनरी सेल लाइब्रेरी लोड कहां होते थे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। ऑपरेटिंग सिस्टम कहां लोड होता है, हार्डवेयर पे। तो ये हिरार्की नीड हमें बन जाती थी, तो ये सारी चीजें हमें चाहिए। बट धीरे धीरे रिसर्च किया गया और रिसर्च करके ये चीज बना दी गई कि एक एप्लीकेशन को लोड करने के लिए बाइनरी सेल लाइब्रेरी चाहिए। एक एप्लीकेशन जब एक्चुअल में रन होता है तो उतना हार्डवेयर रिसोर्सेस यूज नहीं करता जितना हम उसे प्रोवाइड कर रहे हैं। डेवलपर्स कोई भी एप्लीकेशन बनाता है तो उस पर हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट लिखी होती है कि ये हार्डवेयर इसको चाहिए। तो अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल के रूप में बताऊं, मेरे पास एक एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को चलने के लिए एटलीस्ट 10 MB रैम की नीड है, बस 4 मिली कोर सीपीयू की नीड है और 10 GB हार्ड ड्राइव की नीड है, बस। अगर मैं आपको एक एप्लीकेशन दूं और मैं आपसे ये बोलूं कि ये एप्लीकेशन को रन होने के लिए 10 MB रैम चाहिए, 4 मिली कोर सीपीयू चाहिए और 10 GB हार्ड ड्राइव चाहिए, आप क्या करोगे? आपके पास एक ही ऑप्शन आएगा, आप मार्केट से हार्डवेयर खरीदोगे या तो आप एडब्ल्यूएस में जाके इंस्टेंस बनाओगे। आपको पता है कि कोई ऐसा इंस्टेंस एडब्ल्यूएस में है जिसमें 10 MB रैम मिल रहा हो? नहीं। एटलीस्ट मिनिमम 1 GB का रैम तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो अगर आपने मान लो 1 GB का इंस्टेंस आपने ले लिया, लेकिन आप ये देखो कि उस 1 GB का इंस्टेंस जो है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी लोड होगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी इटसेल्फ अपना रैम यूज करेगा 700-800 MB। तो मैंने बोला यार ऑपरेटिंग सिस्टम 700-800 MB रैम यूज करता है, तो मैंने बोला
कि यार मेरा एप्लीकेशन को चलाने के लिए मैं एक्स्ट्रा रैम दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा हार्डवेयर दे रहा हूँ, मैं 8 GB रैम का सर्वर ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 2 GB रैम लेगा, मुझे एक ऑपरेटिंग सिस्टम का लाइसेंस देना पड़ेगा, देन उसके अंदर मैं लोड कर दूँ। फिर बाद में पता लगता है कि मेरी एप्लीकेशन तो सिर्फ 10 MB रैम यूज कर रही है और बाकी के रिसोर्सेस अभी यूज नहीं हो रहे। तो मैंने बोला ठीक है, यूज नहीं हो रहा है, फ्यूचर में कभी लोड बढ़ेगा, यूज हो जाएगा, बट लोड कभी बढ़ा ही नहीं, यूज ही नहीं हुआ। आप चाहते हो कि ये रिसोर्सेज जो बच रहे हैं मैं क्या इसको यूज कर सकता हूँ? आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर आप दूसरी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं डाल पा रहे, सॉरी दूसरा एप्लीकेशन आप लोड नहीं कर पाते हो। क्यों नहीं लोड कर पाते हो? क्योंकि हर एप्लीकेशन को रन होने के लिए उसको भी एक सॉफ्टवेयर डिपेंडेंसीज चाहिए होती है। लाइक अगर मैं एक एप्लीकेशन डाल रहा हूँ, पता लगता है कि उसको उसको लोड होने के लिए .NET चाहिए मुझे या जावा चाहिए, तो एक एप्लीकेशन को लोड होने के लिए उसकी जो प्री डिपेंडेंसी सॉफ्टवेयर है वो .NET है 3.1। अगर मैंने 3.1 लोड कर दिया, अब मैं दूसरी एप्लीकेशन अगर लोड करने आता हूं तो दूसरी एप्लीकेशन भी कहता है कि मुझे भी .NET चाहिए, 3.4 चाहिए। अब इसके अंदर 3.1 .NET पड़ा हुआ है, अगर मैं 4 डालूंगा तो 1 हट जाएगा, तो एक ही एप्लीकेशन चल पाती है। तो मैं एक OS के ऊपर एक ही एप्लीकेशन चला रहा हूं, अब उसमें जो रिसोर्सेज बच रहे हो वेस्टेज जा रहे हैं मेरे, मुझे कोई फर्क नहीं। क्या इस वेस्टेज रिसोर्स को बचा सकते हैं? बिल्कुल बचा सकते हैं। तब मार्केट में क्या आया आपका? सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। तो सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन, पहले तो हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन आया, हार्डवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन से भी रिसोर्सेस नहीं बच पाए, फिर मार्केट में आया सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन। और अगर आप सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट करते हो तो यहां पर आपको 30,000 सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है, यहां पर आपको 30,000 सर्वर लगाने की जरूरत नहीं है, आप 300 सर्वर पे ही काम हो जाएगा, 300 सर्वर्स में ही काम हो जाएगा, 300 सर्वर्स में ही काम हो जाएगा। इसका मतलब टोटल आपका प्रोजेक्ट में 900 सर्वर में काम हो जाएगा, जहां पर आप 90,000 सर्वर्स यूज कर रहे हैं। कहां 90,000, कहां 900? कॉस्ट आपका ऑटोमेटिक रिड्यूस हो गया। जब कॉस्ट रिड्यूस हुआ तो किसको प्रॉफिट हुआ? कंपनी को। तो हर कंपनी चाहती है यार कॉस्ट रिड्यूस करना, और कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर कम करते जाओ, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन कैसे हुआ ये हुआ सॉफ्टवेयर बेस्ड वर्चुअलाइजेशन इंप्लीमेंट करने के लिए, मतलब आपको डॉकर आना चाहिए। फिर आपको कहा गया डेवऑप्स इंजीनियर के स्किल्स में डॉकर होना चाहिए। जब डॉकर क्या करता है? कंटेनर्स बनाता है। अब कंटेनर्स मार्केट में बना, अब कंटेनर को मैनेज करने के लिए कंटेनर मैनेजमेंट टूल आपको पता होना चाहिए, जिसको कहते हैं क्यूबरनेटिस। क्या कहते हैं? क्यूबरनेटिस। तो फिर आपके स्किल्स में क्यूबरनेटिस होना चाहिए, राइट? ऐसे फिर कहा गया कि ये आप क्लाउड में जो भी चीज काम करते हैं, क्या उससे हम ऑटोमेशन डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं? तो टेराफॉर्म आपकी स्किल्स में आ गया, राइट? गिटहब आ गया आपकी स्किल्स में, CI/CD के लिए जेनकिंस आ गया। फिर बोला गया कि ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर आप मैनुअल लगा रहे हो, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर हमें लगाना नहीं आता, तो हमें कोई बना के दे सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर? तो एक थर्ड कंपनी आती है, राइट? थर्ड कंपनी के आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनी आपको क्या कर रही है कि पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दे देती है, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, आपका कोड डालना है और रन हो जाता है। तो फिर हो गया प्लेटफॉर्म ऐसा डेवऑप्स, जो एजोर कंपनी देती है अपना एजोर डेवऑप्स। समझ आ गई? तो आज हम लोग क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। Hello. यस, Where are you? डाउट? आपकी आवाज बहुत धीरे है, थोड़ा सा तेज बोलो, थोड़ा सा लाउड बोलो। हाँ अभी ठीक है। सर्वर का कॉन्सेप्ट सर ऐसा है, देखो मान लो कि मैं अगर किसी कंपनी में ज्वाइन करूं, ठीक है, मैं कंपनी के HR को कमिटमेंट करता हूं कि मेरी कैपेसिटी बहुत है, मैं 24/7 काम कर लूंगा, राइट? एक नॉर्मल इंसान अगर दिन भर में 10 कॉल हैंडल करता है तो मैं 100 कॉल हैंडल कर लूंगा,
ऐसा मैंने उनसे कमिटमेंट किया। तो उनको भी पता है कि 100 कॉल अगर आप हैंडल करोगे भी तो आप कैसा करोगे, आप हैंग आउट होगे, ह्यूमन नेचर क्या बोलता है। तो मुझे पता है कि एक सर्वर जो है वो एटलीस्ट इतने ट्रैफिक ही हैंडल कर सकता है परफेक्ट तरीके से। तो इसलिए कंपनी क्या करती है कि किसी भी टीम में ऐसा कभी किसी एक बंदे पे वर्कलोड नहीं नहीं रखते ज्यादा, राइट। वो नंबर ऑफ लोग हायर करते हैं। क्यों हायर करते हैं? क्योंकि उनके क्लाइंट्स को रिस्पॉन्स गलत नहीं होना चाहिए। उस बंदे ने तो अपने प्रॉफिट के लिए अपनी सैलरी को इंक्रीज करने के लिए बोल दिया कि मैं 24/7 काम कर लूंगा, मेरी कैपेसिटी है 100 क्लाइंट हैंडल करने की, बट एक्चुअल में तो नहीं कर पाएगा ना वो। तो एक ही सर्वर हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि एक ही सर्वर पे आप हैवी रैम दे दो और कल को ट्रैफिक आए और वो सर्वर क्रैश हो गया तो सारा ट्रैफिक गया। तो इसलिए नंबर ऑफ सर्वर्स रखते हैं। सर्वर्स को डिजाइन इस तरीके से किया जाता है कि एक सर्वर एटलीस्ट एट द मोमेंट ऑफ टाइम 10 ट्रैफिक को हैंडल कर पाए। तो 10 ट्रैफिक से इसके पास आना चाहिए, बाकी के जो नए ट्रैफिक है दूसरे सर्वर पे जाना चाहिए। तो ये एक वेल सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइनिंग इसको बोलते हैं। क्लियर है? ओके, तो इसकी ये कैपेसिटी क्या होती है सर्वर जो मतलब ये सर्वर की जो कैपेसिटी होती है सर, सर्वर की कैपेसिटी तो आप देखो तो आपको एक एवरेज सर एक एवरेज जो होता है वो डिपेंड ऐसा करता है कि मान लो अगर मैं कोई सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट करने जा रहा हूँ, ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर के डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि ये सॉफ्टवेयर उस हार्डवेयर पे चलेगा जहां पर इतना रैम होगा, इतना सीपीयू होगा, इतना हार्ड ड्राइव होगा, और इतना रैम होगा तो ये इतनी ट्रैफिक को हैंडल कर सकता है। इस बेस पे हम लोग डिसीजन करते हैं। जैसे आप मार्केट से अगर आप कोई मेडिसिन खरीदते हो, राइट, आपने कोई पाउडर वाली मेडिसिन खरीदा तो उसमें लिखा होता है ना कि आपने हाफ ग्लास वाटर में इसको रखना है या फुल ग्लास वाटर में रखना है। वैसे ही होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर होता है तो उसमें लिखा होता है कि कौन सा हार्डवेयर पे जाएगा, कितने रैम पे ये चलेगा, कितना सीपीयू में चलेगा, और कितना रैम सीपीयू पे आप अगर इसे रन कर रहे हैं तो ये कितने ट्रैफिक को हैंडल कर पाएगा, ये पूरी डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रैक्टिकल, आज तो एक छोटा सा डेमो था, वो सब क्लियर हो जाएगा, उसकी हेडेक मत लो और मेरे पे छोड़ दो। और कोई? डोंट वरी, you will get the recording automatically after finish the class, okay? आज बेसिक है, क्लास तो एक्चुअल में कल से स्टार्ट है। नहीं नहीं, मैं सब बताऊंगा कल, मेरे पे छोड़ दो, ठीक है? क्या? कुछ ऐड नहीं किया इसमें, सिर्फ अभी एक्सेस देते हैं इस पर। भाई मैं ड्रॉप कर सकता हूँ अभी? थैंक यू सो मच, बाय बाय।